हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 29 ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। इस आर्टिकल में आपसे मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्या होता है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज। इसी से कनेक्टेड जो 2 PYQs आए हुए हैं वो मैं डिस्कस करूंगा। फिर आपके लिए मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हुए हैं एग्जैक्टली उसी PYQ फॉर्मेट पे, तो आपको एक आइडिया लगेगा, आपकी मसल मेमोरी वैसे ही डेवलप हो जाएगी। ये जीएस पेपर 2 एंड 3 दोनों के लिए रेलेवेंस रखता है। 3 में जो इकोनॉमिक सेक्शन है वहाँ पे काफ़ी रेलेवेंस है। जीएस पेपर 2 में जो गवर्नेंस सेक्शन होता है वहाँ पे पॉलिसी बनानी होती है, तो उसमें किस तरीके से अलग अलग मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करती हैं, वहाँ पे इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है। जीएस पेपर नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा बात करता है अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस के ऊपर। आपसे मैं डिस्कस करूंगा कैसे केरला में आउटब्रेक हुआ है और एग्जैक्टली कौन सा अमीबा है जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले 2 बार मैंने इस आर्टिकल के ऊपर डिस्कशन किया था, लेकिन मुझे लग रहा है ये आर्टिकल काफ़ी न्यूज़ में कंसिस्टेंटली हाईलाइट हो रहा है। देखिए, कभी भी कोई भी न्यूज़ को अगर आपको समझना है क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो उसका एक तरीका ये है, अगर पूरे हफ्ते की न्यूज़पेपर में 2 से 3 बार कोई न्यूज़ बार बार हाईलाइट हो रही है एकदम बड़े बोल्ड लेटर्स में, तो आप उसका स्टैटिक पोर्शन ज़रूर दिमाग में रखिए। तो 3 से 4 बार होने जा रहा है कि मेनिंगो एंसेफेलाइटिस हाईलाइट हुआ है, सो देयर आर हाई चांसेस कि यूपीएससी इससे कनेक्टेड कोई सवाल पूछ सकता है। इवन दो पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में, लेकिन मेनिंगो एंसेफेलाइटिस अमीबिक पे नहीं पूछा गया था, वो न्यूमोनोकोकल पे पूछा गया था। आपको मैं दिखाऊंगा क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन था। ठीक है। थर्ड आर्टिकल बात करता है इसरो अब जो है अपनी 5 स्पेस टेक को ट्रांसफर करेगा प्राइवेट इंडस्ट्रीज को। ठीक है, मतलब इसरो जो डेवलपमेंट करता है स्पेस क्राफ्ट का, रॉकेट्स का, या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस मशीनरीज होती हैं, उनमें जो मटेरियल यूज होते हैं, उन मटेरियल को, उन टेक को अब ट्रांसफर किया जाएगा प्राइवेट प्लेयर्स को, और वो प्राइवेट प्लेयर्स अपनी इंडस्ट्रीज में उसका यूज करेंगे। और इससे क्या इम्पैक्ट होगा वो मैं आपको समझाऊंगा। कौन से वो 5 स्पेस टेक हैं वो भी आपसे मैं डिस्कस करूंगा। जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। थर्ड आर्टिकल बात करता है इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट पे है। इस आर्टिकल में आपको मैं एक क्वेश्चन रखूंगा। क्वेश्चन ये रहेगा कि किस तरीके से इंडिया में 1 बिलियन पॉपुलेशन को उनकी हेल्थ सर्विसेज की डिमांड को फुलफिल किया जा सकता है। तो ये बेसिकली एक एडिटोरियल था, इसके अंदर सोल्यूशन बताए गए थे। तो सोल्यूशन अगेन पैराग्राफ में थे। अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़ोगे 100 लाइन का, तो आपको उसमें से बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अभी आप इस आर्टिकल में देखेंगे तो मैंने कुछ की पॉइंट्स में 5 से 6 सोल्यूशन मैंने निकाल के रख दिए हैं पूरे एडिटोरियल के, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे मेडिकल सर्विसेज को, जो मेडिकल रिक्वायरमेंट होती है भारत के नागरिकों की, उसको किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। इसी से कनेक्टेड जीएस 221 में क्वेश्चन आया हुआ था, बिसाइड्स बीइंग अ मॉरल इंपेरेटिव ऑफ वेलफेयर स्टेट, प्राइमरी हेल्थ स्ट्रक्चर इज अ नेसेसरी प्री कंडीशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनालाइज करना है आपको इस स्टेटमेंट को। अब आप नोटिस करेंगे कि ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के जो पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स का यूज़ करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो पॉइंट लिखना होगा वो आप इस आर्टिकल से ले सकते हैं। लास्ट आर्टिकल बात करता है कि रिसेंटली आपने देखा था, आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, जब हाई कोर्ट के 2 जजेस को एलिवेट किया गया था या प्रमोट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक। तो अब हुआ क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस नागरत्ना है, उन्होंने क्वेश्चन रेज किए कि भैया कैसे हाई कोर्ट के जजेस को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाया गया। अगेन ये वहाँ का टेक्निकल मैटर है, बट इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा कि आखिर ये जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है इसका रेलेवेंस क्या है, क्या है कलीजियम सिस्टम। ये मैंने आपको अभी 2 से 3 दिन पहले इस आर्टिकल को समझाया था, और आप देखेंगे जीएस पेपर 2 2025 में अभी 3 से 4 दिन पहले क्वेश्चन पूछा गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बस यूपीएससी ने यही देखा यही पूछ लिया, ये न्यूज़ में चल रहा था बहुत पहले से। मैंने सिर्फ ये, कभी मैं ये नहीं कहता कि नहीं जो मैंने पढ़ा है उससे आ गया। मैं सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, जो पीवाईक्यूज होते हैं उसको कनेक्ट करता हूँ, जो न्यूज़ होती है उससे कहीं ना कहीं रेलेवेंस निकलती है कि चांसेस बन सकते हैं फ्यूचर में आने के। तो वही सेम चीज़ दिखती है। ठीक है, अगेन 100% शॉर्ट तो कभी नहीं होता, बट 70 to 80% चांसेस बन जाते हैं कि यूपीएससी अपना पैटर्न फॉलो करेगा। और वही सेम चीज़ हुई है। पूछा गया स्ट्रेट अवे क्वेश्चन, डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कलीजियम सिस्टम इन इंडिया। एकदम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया। आपको मैंने पूरा डिस्कशन किया था कलीजियम सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड जजेस केसेस समझाए थे, एनजैक के बारे में बताया था जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। एक बार दोबारा इस आर्टिकल में आपको मैं समझा दूंगा जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा।
जब कभी मैं आपसे बोलूं कि बेटा आपको ये चीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लेनी है, सो डू नॉट फॉरगेट, उसको एक बार अच्छे से उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ लीजिए। एक और आर्टिकल है, टोटल 6 आर्टिकल है, छठा आर्टिकल यहाँ से मिस हो गया। ये आर्टिकल है कॉटन के ऊपर, ठीक है। कॉटन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट ने ज़ीरो कर दी है, तो इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा पहले कॉटन है क्या, कॉटन कौन से सीजन में होता है, कॉटन का कौन सा सॉइल होता है, फिर कॉटन का किस तरीके से इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कहा जाता है, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या इंपोर्ट ड्यूटी होती है, मतलब कॉटन से कनेक्टेड जितनी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। फिर मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा जो कॉटन से पूछा गया है। बहुत कुछ आपको इसमें जानने को मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको इस पूरे जो आपको मैं समझाऊंगा इस आर्टिकल का पीडीएफ लेना हो तो आप टेलीग्राम चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे अपना आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है जो इंडिया की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, मतलब ये आर्टिकल मैं भी समझा रहा हूँ आपको। इसमें क्या हुआ है कि ये 4 मंथ पिछले 4 महीनों से काफ़ी हाई है, मतलब इंप्रूव हो रही है बेसिकली कहा जाए, ठीक है। तो ये एक बेसिक आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो रिकवर हो रही है। लेकिन हमको ये नहीं देखना क्योंकि अगले 4 महीने बाद एक और नई ग्रोथ आ जाएगी, तो आपको यूपीएससी ये तो नहीं पूछेगा भैया जुलाई मंथ, अगस्त मंथ, जून मंथ का आप ये सब बताओ। इट इज़ नॉट रिलेवेंट, ठीक है। बट रिलेवेंट क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये कैसे नापी जा रही है, क्योंकि यूपीएससी में इसी से कनेक्टेड सवाल पूछते हैं। तो वहीं पे एक वर्ड आता है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। अब ये करता क्या है, जो इंडेक्स का मतलब पहले आपको बताऊं, इंडेक्स मतलब क्या है। इंडेक्स समझ लो एक बास्केट है, जैसे यहाँ पे एक निमोनिक मैंने आपके लिए रख दिया, एक बास्केट है। ये बास्केट में क्या है, आप देखोगे अंगूर भी दिख रहा है, संतरा भी दिख रहा है, पाइनएप्पल दिख रहा है, सेब भी दिख रहा है। मतलब इंडेक्स का साधारण सा मतलब होता है एक बास्केट है, उस बास्केट में डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं। आप प्रोडक्ट डालो या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोई एक मेजरमेंट करने के लिए इंडस्ट्रीज को डालो, बात वही है। तो जब कहा जा रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब ये एक बास्केट है, या आप कह सकते हो एक ग्रुप है, या एक टेबल बनाया जाएगा। इस टेबल में जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उनमें क्या प्रोडक्शन हुआ। इंडेक्स का मतलब समझ लो कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को या डिफरेंट डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको एक साथ ला करके एक जहां पे एक पूरा एक एक बोलते हैं ना मेजरमेंट किया जाए, फिर उसको कंपेयर किया जाए, इसी को कहते हैं इंडेक्स। तो अब आईआईपी क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भारत की इंडस्ट्रियल ग्रोथ को मेजर करती है बाय वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में। तो अगर आपसे कोई आईआईपी पूछे तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल लेके जाऊं, मैंने आपको पहले बताया ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बताता है, कहाँ कहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी में। अब ये बताने के लिए कोई ना कोई तो बेस ईयर होगा जहाँ से ये अपने आप को कनेक्ट करते होंगे, भैया हम कहाँ से कंपेयर कर रहे हैं, ये प्राइजेस कहाँ से कंपेयर हो रहे हैं। तो वो 2011 और 12 इसका बेस ईयर है। अगर बेस ईयर को आसान सी भाषा में बताऊँ मैं आपको, बेस ईयर का अर्थ ये होता है कि मान लेते हैं, एक अभी प्राइजेस के रेफरेंस से बताता हूँ, ठीक है। ये आपका एक मोबाइल है, ठीक है, मान लेते हैं मोबाइल है, इसकी प्राइस है 50 रुपये, ठीक है। 50 रुपये इसकी प्राइस है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर क्या हो गई, 100 हो गई 2026 में, फिर 2027 में क्या हो गई, लेट्स से ये 150 हो गई। तो अब ये जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो आप बोलोगे भैया प्राइसेस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, आप कंपेयर करोगे ना, तो आप बोलोगे सर कंपेयर कैसे किया जाए। अगर आप जस्ट 2027 में देखोगे 150 हो गया, तो बोलोगे बढ़ गया है कितना, 2026 के मुकाबले 50 बढ़ गया है। फिर 2026 में बोलोगे भैया 2025 के मुकाबले बढ़ चुका है 50। लेकिन एक्चुअली में है क्या, ये कोई ना कोई तो इसका पेरेंट पॉइंट होगा ना जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, तो उसी को बेस कहते हैं, जहाँ से इन्फ्लेशन या फिर प्राइस में जो बढ़ोतरी होती है उसे नापा जाता है। तो इन्फ्लेशन नापने के लिए बेस ईयर रखा जाता है जनरली, और वही चीज़ जनरली रखी गई 2011-12 रख दें। तो अगर कहा जाए 2011-12 में जो मोबाइल की प्राइस थी बोल दिया 10 रुपये, तो कहा जाएगा 10 रुपये के मुकाबले 50 रुपये हुआ है, तो ये बढ़ा है। फिर 50 के मुकाबले 100 हुआ है, 100 से 150 हुआ है, तो इसी को कहते हैं बेस ईयर। तो जब कहा जा रहा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बेस ईयर 2011-12 है, मतलब जो कुछ भी यहाँ पे प्राइसेस डाले जाएंगे, जो कुछ भी प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का कंपैरिजन किया जाएगा 2011-12 में। एग्जांपल के लिए बताऊं, मान लेते हैं अगर आपका स्टील प्रोडक्शन है, ठीक है, स्टील प्रोडक्शन आज के समय लेट्स से अगर मैं कहूँ 100 यूनिट हो रहा है, तो अगर कहेंगे कि हमारा ना पिछले के मुकाबले बढ़ा है, तो कहेंगे कितना बढ़ा है, तो बोलोगे भैया 2025 में बढ़ा है, तो हम देखेंगे पिछले साल। तो अगर 2024 में देखेंगे, कहेंगे पिछले साल हमारा कितना हुआ था, बोलेंगे हमारा 80 हुआ था, तो 20 बढ़ा हुआ है। लेकिन एग्जैक्टली बढ़ रहा है घट रहा है पता कैसे चलेगा हमको, तो वो पता करने के लिए बोला जाएगा 2011-12 में क्या हमारा था। तो अगर
2011-12 में देखा जाए, कहा अगर वहाँ पे स्टील प्रोडक्शन 200 यूनिट था, तब आप बताइए सोच के क्या बढ़ रहा है घट रहा है? तब तो घटा है, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप कम एग्जैक्टली जस्ट प्रीवियस ईयर को देखेंगे तो वहाँ पे तो 20 बढ़ा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखोगे तो वहाँ पे हमें बेस ईयर की ज़रूरत पड़ जाती है। मैंने आपको जितनी चीज़ें इसमें हो सकती थी मैंने आपको समझा दिया। बेस ईयर क्या है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है, ठीक है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखता है, ठीक है। मतलब पूरी जो इंडस्ट्रीज हैं भारत में सबको देखता है, लेकिन उसमें कुछ इंडस्ट्रीज तो होंगी ना जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रखती होंगी, बहुत सिग्निफिकेंस होंगी पूरी इकोनॉमी के लिए। तो वो जो 8 कोर इंडस्ट्रीज बनाई गई, कहाँ से, आईआईपी जो है उसमें से 8 इंडस्ट्रीज अलग निकाली गई और उनके लिए एक अलग इंडेक्स बनाया स्टार्ट कर दिया। तो अगर देखा जाए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इसमें 40% वेटेज जो है वो इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज का है, ठीक है। जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो इस पूरे आईआईपी का 40% वेटेज रखती हैं। इस वजह से इनको 8 कोर इंडस्ट्रीज कहा गया पूरी इकोनॉमी में। कौन कौन सी हैं? कोल, क्रूड, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप इसका वेटेज देखो तो वेटेज यहाँ से देख सकते हो, पेट्रोलियम कितना है 28.04, इलेक्ट्रिसिटी 19। फिर इस तरीके से आप एक बार इसको ज़रूर वेटेज को दिमाग में रखिएगा, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। और कौन इसको रिलीज करता है? जो आईआईपी है उसको नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में। दिमाग में आपको आना चाहिए, जब भी पूछे आईआईपी कौन सी मिनिस्ट्री रिलीज करती है, पता होना चाहिए आपको। फिर जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं जो कि आईआईपी का ही हिस्सा है, आईआईपी का 40% वेटेज अलग से दिखा जाता है, और वो कौन रिलीज करता है? वो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में आता है। मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि भैया अब हम एक अलग वेटेज बनाएंगे, एक अलग हम लिस्ट बनाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 60% आप देखो अपने हिसाब से, लेकिन हमने 40% को एक अलग बनाना है जिसका रिलेवेंस इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। कौन इसको करता है? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करता है? वो आपका स्टैटिस्टिकल ऑफिस। दिमाग में आपके होना चाहिए बहुत अच्छे से टॉपिक्स। अब हम देखते हैं कनेक्शन क्या है, आईआईपी और 8 कोर इंडस्ट्रीज में क्या कनेक्शन है। तो देखा जाए तो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं वो एक लीडिंग इंडिकेटर कही जाती हैं आईआईपी की, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं बैकबोन है, ये जो पूरी आईआईपी दिख रही है आपको, इसका बैकबोन क्या है? बैकबोन आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज ही हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर बेनिफिट्स देखा जाए, क्या बेनिफिट होते हैं मॉनिटर करने के? अगर हम लोग आईआईपी का इंडेक्स बनाएंगे, हम लोग 8 कोर इंडस्ट्रीज का इंडेक्स बना देंगे। इंडेक्स मतलब अगर हम एक प्रॉपर तरीके से एक लिस्ट बना देंगे कहाँ पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं आसानी से कि भैया अभी प्रोडक्शन अगर 100 यूनिट हो रहा है तो कल को कितना प्रोडक्शन होगा। तो फोरकास्टिंग करने में मदद होती है। किस चीज़ से मदद होती है? जब हम एक प्रॉपर डेटा रखते हैं क्वांटिटेटिव। पॉलिसी अलाइनमेंट करने में मदद मिलती है इससे, क्योंकि हमारे पास अगर डेटा होगा तो कहीं ना कहीं जो वीक परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनके लिए पॉलिसी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर हमें पता ही नहीं होगा कौन से सेक्टर में, कौन सी इंडस्ट्रीज़ में कितनी ग्रोथ हो रही है, तो हम नहीं कर सकते हैं। सेक्टोरल स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलती है इससे काफ़ी ज़्यादा, कि कहाँ पे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहाँ बेसिक इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट देना है, ओवरऑल इंडस्ट्रियल आउटपुट कितना हो रहा है। तो सारी चीज़ें मदद मिलती हैं जब हम ये जितने भी इंडेक्स हैं बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन उठता है क्या कोई चैलेंजेस भी हैं? देन यस। पहला चैलेंज है डेटा डिस्क्रिपेंसी, क्योंकि जब आईआईपी को रिलीज कर रहा है एनएसओ, और एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और जो हमारा इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है इसको ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, तो दोनों की डेटा कभी ना कभी डिसवेरी करते हैं, मतलब एक साथ अच्छे से अलाइन नहीं होते हैं। और दूसरी चीज़ देखी जाए, जो आपकी कोर इंडेक्स है वो केवल 8 सेक्टर्स को कवर करता है जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो आईआईपी होता है वो ब्रॉडर करता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी इसमें सर्विसेज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। इसमें सर्विस सेक्टर नहीं इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। जो आपका आईआईपी है वो सिर्फ इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात कर रहा है, इंडस्ट्रीज की बात कर रहा है। और ये चीज़ कही जाती है कि भैया हम ओवरऑल इकोनॉमी को अगर देखना है तो उसमें हर सेक्टर्स को लेना पड़ेगा, और जिस आज करंट सिचुएशन है उसमें सर्विस सेक्टर बहुत बड़े बूम पे है, तो सर्विस सेक्टर को इंक्लूड ही नहीं करेंगे तो कैसे हमें एग्जैक्ट डेटा मिल पाएगा। तो ये सारे कुछ चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से अभी भी आईआईपी और 8 कोर इंडस्ट्रीज उतने अच्छे से नहीं कर पा रही हैं। मैंने आपको दोनों बताया, बेनिफिट्स भी बताया, चैलेंजेस भी बताए, इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, इन इंडिया in the overall index of industrial production। अब देख रहे हैं the indices of 8 core industry have a combined weightage of 37.90। ये 2012 का क्वेश्चन है, so don't have to worry कि हाँ सर ये परसेंटेज कितना है, this is approx परसेंटेज, ठीक है। which of the following are among the 8 core industries। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया? अब इसलिए आप लिस्ट पढ़ लो एक बार, लिस्ट दिमाग में रहेगी तो आप बता सकते हो कौन एक
8 कोर इंडस्ट्रीज का हिस्सा है और कौन सी इंडस्ट्रीज नहीं है, सीमेंट, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, टेक्सटाइल। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्या करो, देखो टेक्सटाइल है क्या इसमें, पूरे में टेक्सटाइल नहीं है, तो आसानी से टेक्सटाइल को एलिमिनेट कर दोगे। पहले एलिमिनेशन मेथड पे काफी क्वेश्चंस आते थे, तो टेक्सटाइल हट जाए, क्या सीमेंट है, आप देखोगे सीमेंट इसमें है। फिर फर्टिलाइजर देखो, क्या फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर भी है, नेचुरल गैस भी है, रिफाइनरी प्रोडक्ट भी है। तो आसानी से आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 इज द राइट वन। इस तरीके से आपको करना है। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा मैंने क्यों ये आर्टिकल लिया है। छोटा सा आर्टिकल था, लेकिन इसमें जो रेलेवेंस थी, जो सिग्निफिकेंस थी, वो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी 2015 में है। इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द हाईएस्ट वेटेज। अब इसीलिए आपको मैंने कहा असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों पता होना चाहिए, तभी आप बता सकते हो इसको। तो कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइजर, स्टील, तो इन्होंने क्या किया है, एकदम वेरी कर दिया है। अब ये आपका काम है कि आप देखो कोल प्रोडक्शन कहाँ पे है, कोल प्रोडक्शन यहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे है, फर्टिलाइजर कहाँ पे, फर्टिलाइजर देखोगे यहाँ पे, स्टील कहाँ पे, स्टील आपका इस जहाँ पे दिख रहा है। तो पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वेटेज, तो आप बता सकते हो भाई इलेक्ट्रिसिटी सबसे टॉप पे है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज द राइट वन। दिख रहे हैं, तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आपको ये रटना नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में एक 8 ही तो याद करना है, तो 8 को कोई अपना निमोनिक कोई ट्रिक बना के अपने दिमाग में आप रख लीजिए। अब मैं आपके साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाता हूं। विद रेफरेंस टू द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट मेजर्स द ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। वही सेम चीज अब आप सोच के बताओ क्या है या नहीं है। बिल्कुल, इट इज रिलीज्ड मंथली बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अभी आप बताइए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स करता है या मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन करता है। तो आंसर इज जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक है वो रिलीज करता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स क्या करता है, वो करता है आपका इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज को। लेकिन क्वेश्चन किस पे है, आईआईपी के ऊपर है, तो ये गलत हो गया। द बेस ईयर इज 11-12, तो बिल्कुल सही, तो 1 and 3 इज द राइट वन। आप अगर देखोगे एग्जैक्टली जैसे यूपीएससी ने सवाल पूछा है, वैसे ही मैंने यहाँ पे आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन डाला है, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लीजिए जिस तरह से यूपीएससी में पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर आर इंक्लूडेड इन 8 कोर इंडस्ट्री इंडेक्स, कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, ऑटोमोबाइल। क्या ऑटोमोबाइल इंक्लूड किया गया है, वो तो आपने कहीं नहीं पढ़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोल है, हाँ है, नेचुरल गैस है, फर्टिलाइजर है, सीमेंट है, तो 1 2 3 5 जहाँ जहाँ होगा आप उसको आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग रहा होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को समझना है, कैसे आर्टिकल को कनेक्ट करना है आपको स्टैटिक पोर्शन के साथ, और स्टैटिक पोर्शन को कनेक्ट करना है पीवाईक्यू के साथ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस का जो आउटब्रेक हुआ है। एक नया केस फिर से रिपोर्ट हुआ है कोझिकोडे डिस्ट्रिक्ट में। करंटली देखा जाए टोटल 9 पेशेंट्स हो चुके हैं, जिसमें 3 महीने का एक बच्चा भी है। अब इसमें एक डेथ की रिपोर्ट हुई है, 8 ईयर गर्ल जो थी उसकी डेथ हुई थी कोझिकोडे में ड्यू टू अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस। आप क्वेश्चन समझते हैं ये है क्या पहले, तो पहले समझो ये जो अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस है ये एक आपका अमीबा है जिसका नाम है नाइग्लेरिया फाउलेरी। ध्यान रखिएगा ये फ्री लिविंग अमीबा है, ठीक है। अमीबा है तो कहीं ना कहीं ऑकर होता होगा जहां से फैलता होगा। तो ये जनरली कहाँ पे होता है, जो आपका नाक और कान दो जगह से अमीबा एंटर करता है बॉडी में, ठीक है। और कैसे कहाँ कहाँ पे होता है जनरली, जो आपके वाटर होते हैं, पॉन्ड होते हैं जहाँ पे पानी रोका हुआ होता है, या कोई आपका बोलते हैं ना लेक है, या फिर आपको कोई कुआं दिख रहा है वहाँ पे वो पानी एक जहाँ स्टैग्नेंट है, रुका हुआ है, तो वहाँ पे अक्सर ये अमीबा फैलते हैं। अगर जाके वहाँ बच्चे नहाते हैं, तालाब में कोई इंसान नहाता है, तो उनके नाक और कान से क्या होता है ये एंटर कर जाते हैं। अक्सर स्विमिंग पूल में भी इनको पाया जाता है। अगर स्विमिंग पूल अच्छे से वहाँ पे क्लोरीन से सफाई नहीं की गई है तो वहाँ पे भी अमीबा मिल जाता है। तो जब कान और नाक से एंटर करते हैं तो स्ट्रेट अवे कहाँ पे जाते हैं, ये ब्रेन में जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये ट्रांसमिट नहीं होते पर्सन टू पर्सन। क्वेश्चन ऐसे बोल सकते हैं कि मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, यस और नो, नो, क्योंकि यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। ये आर्टिकल इतना बड़ा है, इससे नहीं पूछा जाएगा। कनेक्टिविटी आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो ये ब्रेन में एंटर करते हैं। जो ब्रेन में एंटर करते हैं तो ब्रेन में एक लेयर होती है, और उस लेयर का जो नाम होता है उसको कहते हैं मेनिंगस, ठीक है। ध्यान रखिए मैंने कहा जो मेनिंगिस लेयर होती है दिमाग के अंदर, वहां पे ये एंटर करके हमारे ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति पूरी तरीके से खराब कर देते हैं। जो चिल्ड्रंस होते हैं काफ़ी रिस्क पे होते हैं, 5 से 10 दिन में इसके सिम्टम दिखने लग जाते हैं। सिम्टम में देखा जाता है हेडेक, फीवर, नॉसिया, वॉमिटिंग, ये सब कुछ होता है। अगर ये सीवियर हो जाता है तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब एक बार समझते हैं हाउ अमीबा या फिर जिसे नाइग्लेरिया फाउलेरी इम्पैक्ट कैसे करता है। एंट्री करता है, रीचेस ब्रेन,
ठीक है। फिर ब्रेन के टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। एंटर कहाँ से करेगा, नोज से एंटर करेगा या फिर कान से एंटर करेगा। और ये जो डिसीज कॉज होती है बेसिकली इसको हम लोग प्राइमरी अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस कहते हैं, पैम भी कहते हैं जनरली। ब्रेन में इन्फ्लेमेशन होता है बहुत ज़्यादा और इससे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि जो स्विमिंग है स्टैग्नेंट वाटर में वो अवॉइड करनी चाहिए। नाक में और कान में क्लिप्स लगानी चाहिए जब कभी स्विमिंग आप कर रहे हैं। क्लोरीनेशन बहुत ज़रूरी है। अर्ली डायग्नोसिस करना इसका काफ़ी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसकी कोई मेडिसिन नहीं बनी है। अगर कभी कुछ होता है तो एंटी फंगल एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स ही दिए जाते हैं। और साथ ही साथ पब्लिक अवेयरनेस होना, मेडिकल अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर इस आउटब्रेक को एक एपिडेमिक पेंडेमिक में नहीं बदलने देना। तो अगेन ये एक बहुत दूर की चीज़ हो गई, एकदम बोलते हैं ना ऐसा होने नहीं जा रहा है बेसिकली। पहले तो रीज़न क्या है, क्योंकि ये हर जहाँ, ये जब आपको पता है ये कम्युनिकेट नहीं हो रहे हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ नहीं है, तो ये फैलेंगे कैसे, जहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर होगा वही होगा। तो अगर गवर्नमेंट अच्छे खासे स्टेप्स लें तो इसको पूरी तरीके से रोका जा सकता है। ठीक है। अब एक टर्म देखिए कि ये जो मेनिंगिस है, मैंने आपको बताया क्या है। जैसे आपका ब्रेन आपको दिख रहा है, ब्रेन में आपके 3 लेयर्स, जैसे आपको बोलते हैं ना ड्यूरा मैटर दिख रहा है आपको, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड पिया मैटर। तो ये जो होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंगिस कहते हैं। तो जो आपका मेनिंगो एंसेफेलाइटिस है या अमीबा जो आपको मैंने यहाँ पे समझाया, नाइग्लेरिया फाउलेरी, ये अमीबा जब एंटर करता है आपके नाक या मुंह से तो ये धीरे धीरे जाता है इसी मेनिंगिस लेयर पे। और जब मेनिंगिस लेयर के अंदर चला जाता है तो ब्रेन के टिश्यूज को क्या करता है, तोड़ने लगता है, खराब करने लगता है। और वही चीज़, उसी चीज़ को जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है मेनिंगिस लेयर पे, उसे हम लोग मेनिंगाइटिस कहते हैं। ठीक है। कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि कभी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कोई बीमारी हो जाता है तो उसे ITS उसके आगे लग जाता है। तो इसी से कनेक्टेड एक और चीज़ है जो मैं बताऊँ, जो न्यूमोनोकोकल। न्यूमोनोकोकल क्या है, न्यूमोनोकोकल एक बैक्टीरिया, ये एक अलग चीज़ है। ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे निमोनिया डिसीज, मेनिंगाइटिस, तो ये जो निमोनिया बैक्टीरिया है कभी कभी क्या होता है आपके फेफड़ों में जाता है तो वहाँ पे भी बहुत दिक्कत करता है निमोनिया जब होता है। फिर ब्रेन में भी जाता है, जब ब्रेन में जाता है तो उसे हम लोग न्यूमोनोकोकल या फिर न्यूमोनिया मेनिंगाइटिस भी कहते हैं जनरली। ठीक है। क्योंकि ये ब्रेन में जाके निमोनिया बैक्टीरिया या फिर जो न्यूमोनोकोकल बैक्टीरिया, जिसका अगर हम नाम देखें तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो इन्फ्लेट करता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मेनिंगाइटिस का मतलब बता दिया मैंने आपको, जब ब्रेन की इस मेनिंगाइटिस में इन्फ्लेमेशन हो जाए, किसी तरीके से कोई बैक्टीरिया इन्वेड कर दे तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन उठेगा सर ये तो अमीबिक के ऊपर था, यहाँ पे निमोनिया कहाँ से आ गया। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ था 2020 में। एक बार आपको और बताता हूँ कि अब यहाँ पे न्यूमोनोकोकल मेनिंगाइटिस के ऊपर बात हो रही है तो हमें पता होना चाहिए ये है क्या। आपको पहले ही बता दिया, ये एक बैक्टीरिया है जो मेनिंगाइटिस लेयर पे जा करके इन्फ्लेमेशन करता है। एक बार इसका सिम्टम देखोगे वही सेम चीज़ है, नोजिया, वॉमिटिंग, बहुत रैपिडली प्रोग्रेस करता है। जो 5 साल से कम बच्चे हैं वो रिस्क ग्रुप में कहे जाते हैं। वैक्सीन ध्यान रखिए क्योंकि अमीबिक मेनिंगो एंसेफेलाइटिस की वैक्सीन अभी नहीं है, लेकिन जो आपका न्यूमोनोकोकल मेनिंगाइटिस है इसकी वैक्सीन क्या है, इसकी वैक्सीन का नाम है न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। ये एक प्रिवेंटिव मेजर है। देखो मेनिंगाइटिस के ऊपर था, मेनिंगाइटिस के ऊपर न्यूमोनोकोकल भी है और मेनिंगाइटिस के ऊपर आपका अमीबा वाला भी है। इस वजह से दोनों चीज़ें कनेक्टिविटी वाली हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि अमीबिक पैम के ऊपर, क्योंकि ये न्यूज़ में चल रहा है। अभी आपको न्यूमोनोकोकल मेनिंगाइटिस न्यूज़ में नहीं दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ न्यूज़ में दिख रही है तो आपको पता होनी चाहिए उसको। ठीक है। 2020 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग न्यूमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। बहुत ही स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पूछा गया है। आप नोटिस करिए, आप यहाँ पे क्या लिखा है, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट निमोनिया एज वेल एज मेनिंगाइटिस एंड सेप्सिस। अभी आपको मैंने समझा है, अब आप समझे क्यों मैंने मेनिंगाइटिस कहा, दिस इज द रीजन। तो ये सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस। यस, इट कैन बी रिड्यूस्ड, क्योंकि कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें एंटीबायोटिक ही दी जाती है, और अगर कभी बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स दी जाएगी तो लोगों में एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होने के ज़्यादा खतरे बढ़ जाते हैं। इस वजह से अगर एक ड्रग होगा, एक वैक्सीन होगी, तो उससे डिपेंडेंस कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। तो ये भी सही है आपका। दीज वैक्सीन्स हैव नो साइड इफेक्ट एंड कॉज नो एलर्जिक रिएक्शन। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी कोई दवा केमिकली जो ओरिजिनेटेड है वो दवा हो ही नहीं सकता कि 1% एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट हो ही ना। यूपीएससी अक्सर ऐसे ही क्वेश्चंस को वो एकदम ट्वीक कर देते हैं कि दिस हैज़ नो साइड इफेक्ट, तो दिस इज रॉन्ग। तो 1 और 2 इजिली आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है। चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है, इसरो ने जो 5 स्पेस टेक को इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया। तो इसरो में आपका गवर्नमेंट का एक
पार्ट है, एक बॉडी है जिसका नाम है इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस क्या है? इन स्पेस का मेन काम होता है कि ये जो आपका स्पेस सेक्टर है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इंक्लूजन करवाना, ये बेसिक इस बॉडी का काम होता है। ये एक सिंगल विंडो एजेंसी होती है जो प्राइवेट सेक्टर्स का स्पेस सेक्टर की एक्टिविटी, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उनकी स्पेस एक्टिविटीज़ में मदद करना बेसिक फॉर्म है। ठीक है, तो इसने इन स्पेस जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसने फैसिलिटेट किया है इसरो के द्वारा डेवलप गए 5 टेक को 5 डिफरेंट कंपनीज को। मेन गोल क्या है ट्रांसफर करें? गोल है पहली बात तो कमर्शलाइजेशन हो उन टेक का, सेल्फ रिलायंस हो, इंपोर्ट रिडक्शन हो। मतलब जो ये इंडस्ट्रीज हैं वो लोग क्या करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट जो अभी इन स्पेस इनको प्रोवाइड करवाएगा, अगर अभी तक तो इनके पास नहीं था तो लोग बाहर से इंपोर्ट करते थे। अगर अभी इनके पास ये चीज़ हो जाएगी तो इंपोर्ट में कहीं ना कहीं रिडक्शन भी आएगा। इसका वाइडर एप्लीकेशन होगा, बायोमेडिक्स में इसका यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होगा। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पेस का काम है, लेकिन स्पेस का काम कैसे बायोमेडिक्स में, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हो रहा है? एक काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आना चाहिए, क्योंकि ये इसरो है, इसरो का मेन काम स्पेस में है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो क्या ऑटोमोटिव में क्या काम है भैया इसरो का? इसरो तो स्पेस से कनेक्टेड है। लेकिन अब मैं आपको इस कन्फ्यूजन का दूर करने का इलाज मैंने यहाँ पे कर दिया है। एक पहली टेक है उसका नाम है LTCC, जिसे हम लोग कहते हैं लो टेम्परेचर को फायर्ड सेरामिक्स। ये इसरो यूज़ करता है। कहाँ पे यूज़ करता है? जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स है, कम्युनिकेशन पेलोड जो होता है उसमें इन चिप्स को लगाता है। कौन? इसरो। तो अगर इसरो ने ये टेक किसी प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र किया है तो उसका यूज़ कहीं ना कहीं हो सकता है। कौन सा टेक का? LTCC, जो स्पेस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में यूज़ हो रहा है। तो जो अब यूज़ होगा इसका वो होगा RT-PCR किट्स में, जो बायोमेडिकल डायग्नोस्टिक्स होते हैं वहाँ पे इसका यूज़ होगा। किसका? LTCC का। अब आपको समझ में आया, इसलिए मैंने पहले कहा इसरो पहले कैसे यूज़ कर रहा था और अब उसका यूज़ किस तरीके से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में होगा। दूसरा है RTV सिलिकॉन सिंगल। अब आपको लग रहा हो सर ये क्या है? बहुत सिंपल सा है, रूम टेम्परेचर वल्कनाइजेशन सिलिकॉन सिंगल पार्ट एडहेसिव। एक आसान सी भाषा में समझो, ये एक ग्लू है। एडहेसिव मतलब क्या होता है? फेविकोल समझ लो बस। फेविकोल किस लिए यूज़ होता था? इसरो अभी तक इसको यूज़ कर रहा था सैटेलाइट में सोलर पैनल लगाने के लिए, लेकिन अब ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया जाएगा तो ये फेविकोल यूज़ करेंगे धरती पे, मतलब अर्थ पे। इसका स्पेस में काम नहीं होगा, सोलर पैनल बॉन्डिंग में इसका यूज़ होगा। अब देख रहे हैं, इसको फेविकोल से समझ लो, इसको एक सिंपल सी भाषा में आप अपने दिमाग में मतलब निमोनिक रखो, दैट्स ऑल। ठीक है। थर्ड है फिल्म एडहेसिव। अगेन ये भी एक टाइप का फेविकोल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एपॉक्सी फिल्म एडहेसिव, EFA कहते हैं। इसरो अभी तक यूज़ किस लिए कर रहा था? सैटेलाइट और स्पेस क्राफ्ट के जो स्ट्रक्चर थे उनको चिपकाने के लिए यूज़ कर रहा था। देखिए मैं एग्जैक्ट टर्म बॉन्डिंग यूज़ करूँगा, हाई स्ट्रेंथ यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए बहुत आसान भाषा में लिख रहा हूँ। फेविकोल है, चिपकाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब इसका यूज़ किस लिए होगा? एरोस्पेस में इसका यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज़ होगा। नेक्स्ट है MITEC 30W। अब ये क्या है? 30 वॉट हाइब्रिड माइक्रो सर्किट डायरेक्ट करंट कन्वर्टर। अब ये भी एक स्पेस टेक था। ठीक है, इसरो इसको सैटेलाइट पावर मैनेजमेंट में यूज करती थी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब इसका नेक्स्ट यूज क्या होगा? जब ये टेक ट्रांसफर हो गया है किसको? आनंद टेक्नोलॉजी हैदराबाद को, तो अब ये लोग अपने इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में इस स्पेस टेक का यूज करेंगे। तो आप सोच रहे हैं क्योंकि स्पेस टेक बहुत ही क्रिटिकल होता है, जो कुछ भी स्पेस में टेक या मटेरियल यूज होता है वो इतना ज़्यादा एक्सक्लूसिव, इतना ज़्यादा यूनिक होता है, मतलब उसमें एरर चांसेस नेक्स्ट टू जीरो होते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे होती हैं। तो अगर वही टेक अगर इंडियन प्लेयर्स धरती पे यूज़ करेंगे कमर्शलाइजेशन करने के लिए, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से। फिफ्थ जो हमारा है वो एनोडाइजेशन ऑफ 3D प्रिंटेड AI। अब देखो इतना सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन आपको इतने पे नहीं जाना है। बेसिक क्या है? एल्यूमिनियम 10%, सिलिकॉन मैग्नीशियम एलॉय। इसका यूज़ इसरो कैसे करता था? लाइट वेट स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए। जो स्पेस क्राफ्ट में पार्ट्स लगते हैं डिफरेंट, आप देखोगे ना ये साइड पार्ट है, लेफ्ट विंग, राइट विंग, सब लगता है उसमें, तो लाइट वेट करने के लिए इसका यूज़ होता था, 3D प्रिंट बनाने में यूज़ होता था। लेकिन अब इसका नया यूज़ क्या होगा? एरोस्पेस में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका यूज़ होगा। और इसको किसने लिया? पुष्पक एरोस्पेस बैंगलोर ने ले रखा है। आप सोच रहे होंगे सर इसको 5 टेक को हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बस 5 टेक को पढ़ना इसलिए ज़रूरी क्योंकि आप इसको मेंस आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अपने दिमाग में फेविकोल को रखो, फेविकोल से कनेक्ट करके समझते चले जाओ। अब ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको कि भैया ये जो टेक है LTCC, इसका यूज़ पहले कैसे करते थे, अब यूज़ कैसे होगा, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर फिर भी 1 स्टेप फर्दर जाके मैंने आपको करंट यूज़, मतलब पहले यूज़ इसरो कैसे कर रहा था और अब इसका यूज़ कैसे मॉडिफाई होगा, सब कुछ आपको मैंने इससे कनेक्टेड समझा दिया।
जाती है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। अब देखिए पूरा इतना बड़ा एडिटोरियल है, लेकिन इस पूरे एडिटोरियल को मैं आसान सी भाषा में अगर बताऊं तो इंडिया का जो हेल्थ केयर है उसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। अगर हम ड्यूअल चैलेंज की बात की जाए, पहली चीज़ तो क्या है, पहला चैलेंज ये है कि जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उनके पास एक्सेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर वो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन के पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ जा रही है तो अफोर्डेबल होनी चाहिए, और साथ ही साथ अफोर्डेबल क्यों, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है करंट सिचुएशन में। तो ये ड्यूअल चैलेंज हमारे सामने आता है, अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन को राइजिंग कॉस्ट के समय कैसे अफोर्डेबल मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जा सकती है। तो इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन हेल्थ फॉर 1 बिलियन बी अचीव्ड इन इंडिया। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। आप ये पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ लोगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा सर इसमें से कैसे वो पॉइंट्स निकाले। मैंने आपको 1 बाय 1 की पॉइंट निकाले, मतलब हमको इंडिया में किस तरीके से हेल्थ केयर सभी के पास पहुंचा सकें उसमें, और चीप या फिर एक अप्रोप्रिएट बोलते हैं ना, एक ऑप्टिमम कॉस्ट में लोगों के पास हेल्थ केयर पहुंच सके, उसका क्या सोल्यूशन है। पहला ज़रूरत यह है कि इंश्योरेंस कवरेज बढ़ना चाहिए। ये सोल्यूशन बता रहा हूँ, आप मेंस में एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हेल्थ फॉर ऑल के ऊपर आया था, काफ़ी क्वेश्चन इस पे आए थे, जो भी मैंने आपको इनिशियल पेज पे दिखाया था प्राइमरी हेल्थ केयर, वहाँ पे भी इसको लिख सकते हैं। इंश्योरेंस कवरेज जब बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उनको जो हायर कॉस्ट देनी पड़ती है वो कम हो जाएगी। अगर आप इसमें, ये कैसे हो सकती है, आयुष्मान भारत को स्ट्रेंथन करके। जो एक्सेसिबिलिटी है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वो बियॉन्ड मेट्रो होनी चाहिए। मतलब जनरली आप देखोगे सिटीज़ होती हैं, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन अब ज़रूरत ये है कि जो टियर 1 टियर 2 सिटीज़ हैं वहाँ पे भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनना चाहिए। जो प्राइमरी नेटवर्क है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, उनको हमें और अच्छे से बनाना होगा। फिर आप देखो, जो हमें फोकस करना होगा प्रिवेंशन पे। हम जनरली इंडिया का हेल्थ केयर जो होता है वो क्यूरेटिव पे ध्यान देता है, मतलब अगर किसी को बीमारी हुई तब वो बीमारी के पास पहुंचता है। मतलब एक छोटी सी भाषा में आपको बताऊं, अगर एक इंसान एक पोल्यूटेड रिवर के पास रह रहा है और वहाँ उस वाटर की ड्रिंकिंग कर रहा है, सो देयर आर चांसेस कि उसको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, उसे डायसेंट्री, कोलेरा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। मतलब जब वो बीमार होगा तब हॉस्पिटल पहुंचेगा। इसे हम लोग कहेंगे क्यूरेटिव केयर। इसी से कनेक्टेड 2023 में क्वेश्चन आया था क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव केयर पे, आप जाके उसे देखिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रिवेंटिव केयर क्या होती है। प्रिवेंटिव केयर मतलब ये है कि अभी तक बीमारी हुई नहीं है लेकिन हम पहले ही स्टेप्स ले लें अवेयरनेस देके, जिससे इंसान को बीमारी हो ही ना। जब बीमारी होगी ही नहीं तो क्यों ही हॉस्पिटल आएगा वो। तो फोकस ये करना होगा, जो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन है उनको बीमार हो अस्पताल आए, सस्ते कॉस्ट पे दें, वो तो एक सेकेंड चीज़ है, लेकिन उससे पहले उनमें हमें एक अवेयरनेस फैलानी होगी कि कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं। कौन कौन सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज देखे, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब क्या हो, जब हो जाती है तब इंसान की दवा चलती है। लेकिन पहले अवेयरनेस फैलाई जाए, बोला जाए मेडिटेशन करिए, शुगर को कम कंज्यूम करिए, ऑयल को कम कंज्यूम करिए, ट्रांस फैट को कम कंज्यूम करिए, तो उससे क्या चांसेस नहीं बन सकती। ये सब प्रिवेंटिव केयर के अंदर आता है, समझ रहे। डिजिटल हेल्थ टूल और लेवरेज करना चाहिए। डिजिटल हेल्थ टूल इन द सेंस, जैसे टेलीमेडिसिन होता है, फोन के ऊपर डॉक्टर अवेलेबल हो अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन के पास, एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हेल्थ टूल्स जो हैं हर एक के पास पहुंचेंगे। रेगुलेटरी ओवरसाइट और ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। मतलब अभी करंट सिचुएशन ये है, हेल्थ इंश्योरेंस किसी को लेना हो तो उसमें प्रीमियम बड़े अजीब तरीके से होते हैं, सेटलमेंट पॉलिसी बहुत एकदम अलग तरीके से काम करती है। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ये है कि भैया इंश्योरेंस तो दिला दोगे, लेकिन इंश्योरेंस को सेफगार्ड करने के लिए हमें क्या, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आएगी। ये क्या करेगी, देखेगी कि भैया अगर किसी इंसान ने इंश्योरेंस लिया है तो क्या उस इंश्योरेंस का क्लेम सेटलमेंट हो रहा है सही समय पे या नहीं हो रहा है। तो ये तभी होगा जब एम्पावरमेंट होगा, IRDA आएगा, जिससे प्राइवेट प्लेयर्स वो अपने तरीके से कुछ भी ना करें, जो उनके मन में आ रहा है कि भैया हमें तो अब यहाँ से इतना प्रीमियम लेना है, और अपने मनमानी ढंग से वो क्लेम दे रहे नहीं दे रहे, ये सब चीज़ें ना हो। सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे प्राइवेट इक्विटी या जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं वो एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन ये अभी अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे अगर प्राइवेट प्लेयर का इंक्लूजन होगा तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनका बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसमें गवर्नमेंट अगर थोड़ी बहुत सब्सिडी देगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग अपनी हेल्थ केयर के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के ऊपर इनडायरेक्ट फॉर्म में बर्डन कम होगा। जो आयुष्मान भारत है उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के जेब से ही तो पैसा जा रहा है, तो ये बर्डन कम होगा जब सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट आएगा इसके अंडर में। तो आप देखिए, मैंने आपको पूरे आर्टिकल का क्रक्स समझा दिया कि भैया इंडिया में कैसे 1 बिलियन पॉपुलेशन जो है
उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जा सकती है। हेल्थ फॉर ऑल, एग्जैक्टली ऐसे ही आप क्वेश्चन पूछा गया, सिंपल आप लिखिए हेल्थ फॉर ऑल मेंस PYQ, आपको दिख जाएगा हेल्थ फॉर ऑल के ऊपर आया हुआ है। इवन तो प्रीवियस आर्टिकल्स में मैंने आपसे डिस्कस भी किया था इसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब ये है क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो कॉटन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कॉटन के बेल्स को इंपोर्ट करते हैं, बेल्स मतलब एक गट्ठर समझ लो, एक बेल जो होता है वो 140 से 170 किलो का होता है, ठीक है। तो टोटल 40 लाख जनरली अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं बेल्स को कॉटन के। तो अब जब इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है उसके ऊपर कि भैया अगर आप लोग इतना कर रहे हो, मान लो 100 रुपये है तो उस पर आपकी 11% ड्यूटी, तो 11% मतलब 11 रुपये, तो आपको टोटल 111 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कहा है, गवर्नमेंट कह रही है अब हम लोग ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट रहेगा, मतलब आप जितना चाहो इंपोर्ट कर लो, 31 दिसंबर 25 तक कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स लिया गया, क्योंकि यूएसए ने टैरिफ बढ़ा दिया, 50% तक टैरिफ बढ़ा हुआ है। और जो टेक्सटाइल सेक्टर है इंडिया का, वो काफ़ी अनसर्टिनिटी को फेस कर रहा है, क्योंकि अभी तक जो इंडिया का कॉटन था वो एक्सपोर्ट भी हो रहा था, जा रहा था, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि भैया यूएसए वाले उसको खरीद रहे थे, लेकिन अब क्या है, टैरिफ इतना बढ़ गया है तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा ढंग से, तो हमें इंपोर्ट भी तो जरूरत पड़ेगी ना। मतलब अगर कोई एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा, वो प्रोडक्ट जाएगा कहाँ, मार्केट तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, तो हमें इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। और इंपोर्ट ड्यूटी अगर ऑलरेडी अमेरिका में बढ़ जाएगी तो हमें उससे और दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका है गवर्नमेंट का, जो करने की कोशिश कर रही है। अगेन आपको इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाना है कि भैया क्या कैसे है, बट स्टिल बेसिक चीज़ें यही हैं। अगर देखा जाए, कॉटन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 8% से बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, नेक्स्ट सीजन के लिए। जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो इस बोलते हैं ना, इस जो इंक्रीज्ड प्राइस है उस पे कॉटन को प्रोक्योर करने के लिए रेडी है। मतलब कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है वो भी आपको मैं अब समझाता हूँ, ठीक है। अब पहले पूरे कॉटन को समझ लेते हैं। इंडिया के रेफरेंस से बात की जाए, कॉटन एक कैश क्रॉप है, ठीक है। ये टेक्सटाइल और एक्सपोर्ट में काफ़ी मदद मिली। टेक्सटाइल मतलब क्या होती है, जो आप कपड़े देखते हो, जनरली फैब्रिक देखते हो, धागे देखते हो, उसमें कॉटन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंडिया को लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर कहा जाता है, ग्लोबल एक्सपोर्टर बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्टर कहा जाता है। अगर लीडिंग स्टेट कहा जाए, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जो गुजरात का सेंट्रल रीजन है वहाँ पे भी इसका काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्शन होता है। अगर देखिए सॉइल और क्लाइमेट, बड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लैक सॉइल होता है उस पर बहुत अच्छे से कॉटन का प्रोडक्शन होता है। ब्लैक सॉइल मतलब जो काला होता है। काला क्यों होता है, काला होने के पीछे रीज़न होता है क्योंकि वॉल्केनिक रॉक होता है। जो आप लावा देखते हैं, ज्वालामुखी, तो वो जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पे वॉल्केनोज थे पहले, बहुत पहले की बात की जाए, तो वही सूख के क्या हो गए, ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट होकर। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल में काफ़ी अच्छे से सूट होता है। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी कहते हैं। 21 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और 6 से 8 महीने का फ्रॉस्ट फ्री पीरियड होना चाहिए। मतलब यहाँ पे अगर बिल्कुल भी फ्रॉस्ट, ठंडा या फिर किसी तरीके की बर्फबारी हो गई तो खराब हो जाता है पूरा। मॉडरेट रेनफॉल की जरूरत होती है 50 से 100 सेंटीमीटर की। तो ये बेसिक सॉइल एंड क्लाइमेट आपको कॉटन का पता होना चाहिए, ठीक है। की एजेंसीज की बात की जाए तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या करती है, गवर्नमेंट ने अगर कहा कि भैया ये 100 रुपये MSP है 1 किलो कॉटन की, तो 100 रुपये पे ये खरीदती है जनरली, ठीक है। कौन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। प्राइस स्टेबलाइजेशन करने में मदद करती है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। हेडक्वार्टर इसलिए रिलेवेंट है क्योंकि टी बोर्ड के ऊपर पूछा गया था स्ट्रेट अवे यूपीएससी में कि टी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसलिए मैंने आपको कॉटन बोर्ड का भी हेडक्वार्टर बता दिया है कि नहीं। मैं वो चीज़ें कनेक्ट कर रहा हूँ जिससे रिलेवेंट यूपीएससी ने कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, जो होता है वो ओवरसी करता है कॉटन की पॉलिसीज को। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, राइट। अगर प्रोडक्शन सीजन की बात करें तो खारिफ क्रॉप कही जाती है, ठीक है। कब बोई जाती है, जून से जुलाई के बीच में होती है। अक्टूबर से मार्च में इसको कटाई कर ली जाती है। मार्केटिंग सीजन इसका अक्टूबर से सितंबर तक जनरली कहा जाता है, ठीक है। चलो, अब इसका बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि 35 मिलियन से ज़्यादा जॉब क्रिएट होती हैं, ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल की बैकबोन कहा जाता है। चैलेंजेस कहा जाए तो कहीं ना कहीं लो प्रोडक्टिविटी भी है ग्लोबल एवरेज के अकॉर्डिंग देखा जाए। पेस्ट अटैक, पिंक बॉल वॉर्म, व्हाइट फ्लाई, ये सारे पेस्ट अटैक भी कॉटन को इन्वर्सली इम्पैक्ट करते हैं। अब रिसेंट डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो MSP गवर्नमेंट ने रेस किया है, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट कहा है, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मेन रीज़न ये है कि यूएसए ने जो टैरिफ बढ़ाया है वो बहुत सीवियर तरीके से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट ना डाले, उससे बचाने के लिए हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ मैंने एक चीज़ हाईलाइट की थी, अब आपको समझ में आएगा क्यों हाईलाइट की थी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। द क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर,
हार्ड फ्रॉस्ट इज इंजीरियस टू इट। देख रहे हैं कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड 550 to 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। आर लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल केपेबल ऑफ रिटेनिंग सॉइल इज आइडियली सूटेड फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। आप बताओ कौन सा है, कॉटन, जूट, शुगर केन, ये 3 4 है या टी? तो ऑब्वियस सी बात बोल सकते हो कॉटन है ये लोग, है कि नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें। आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आप ध्यान से देखिए, 6 to 8 मंथ ऑफ फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो मतलब अगर आप 8 को इंटू 3 करोगे तो कहीं ना कहीं अप्रॉक्सीमेटली वही आएगा ना, 7 मंथ अगर एवरेज लो तो शायद 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज आ रहे नहीं आ रहे। फिर 50 to 100 सेंटीमीटर मॉडरेट रेनफॉल, वही सेम चीज़ पूछी गई है। तो ऐसे आपको समझना है। आपका होमवर्क ये कि आपको सेम जूट के लिए करना है कि जूट का क्या है फीचर्स, जूट कौन से सीजन में होती है, कौन से सॉइल में होती है, क्योंकि जूट से कनेक्टेड भी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में। आप सिंपल लिखिए जूट पीवाईक्यू, आपको दिख जाएगा प्रीलिम्स पीवाईक्यू, आपको आप ना तब समझ जाएंगे क्या रेलेवेंस। शुगर केन के ऊपर भी सवाल आ चुका है, शुगर केन से कनेक्टेड इथेनॉल पे सवाल आया हुआ है, शुगर केन से कनेक्टेड 2 से 3 बार शुगर केन में जो शुगर केन को जो कैश क्रॉप कहा जाता है वो किस तरीके से एमएसपी डिसाइड होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में है। तो आप जूट के ऊपर भी पीवाईक्यू आ चुका है, शुगर केन पे भी आ चुका है, टी बोर्ड के ऊपर भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पीवाईक्यू नहीं डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक इसको करिएगा। नेक्स्ट टाइम अगर फिर से आएगा मैं दोबारा इस क्वेश्चन को लूंगा और इस पूरे जूट, शुगर केन, टी के ऊपर एक डिटेल्ड आपको ओवरव्यू दे दूंगा। ठीक है, बट मैं कह रहा हूँ तीनों के ऊपर सवाल आए हुए हैं अच्छे खासे। अगर चारों कंबाइन कर दोगे नहीं कुछ तो आपको 5 से 6 पीवाईक्यू बहुत आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं 2021 में क्वेश्चन आया, द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज बीन फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग ऑफ ब्राउन फॉरेस्ट सॉइल, फिशर वॉल्केनिक रॉक, ग्रेनाइट एंड स्काइट्स, शेल एंड लैमस्टोन। अब आपको बताया जो ब्लैक कॉटन ब्लैक क्यों है, ड्यू टू वॉल्केनिक रॉक, आसानी से आप बोल सकते हो। 21 का क्वेश्चन। 2011 का क्वेश्चन देखो, स्टेट इन इंडिया हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इट्स नॉर्दर्न पार्ट इज एरिड एंड सेमी एरिड, इट्स सेंट्रल पार्ट प्रोड्यूसेस कॉटन। अगेन मैंने आपको अभी बताया था सेंट्रल पार्ट कहाँ का प्रोड्यूस करता है, कॉटन। कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप इज प्रोमिनेंट ओवर फूड क्रॉप्स। तो अगर आप देखेंगे तो A B C D, तो आप आसानी से समझ सकते हैं यहाँ पे आपका सोल्यूशन है कैश क्रॉप। क्या आंध्र प्रदेश में कैश क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है? आप सोच के देखो, ओवर मतलब कैश क्रॉप ज़्यादा होती है कंपेयर टू फूड क्रॉप्स। आप नोटिस करोगे जो आंध्र प्रदेश का रीजन है, साउथ इंडिया का रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पानी कम होता है। ये बेसिक नॉलेज लगाइए। तो पानी कम हो रहा है तो पहले लोग को पेट भरना होगा ना कैश क्रॉप आने से पहले। तो कहीं ना कहीं आप एलिमिनेट भी कर दोगे तो बी गुजरात पे आ जाओगे आसानी से। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने लास्ट आर्टिकल पे। लास्ट आर्टिकल को समझने के लिए आपको कलीजियन सिस्टम रिकॉल करना होगा। अभी है क्या पॉइंट, क्या है, जो जस्टिस नागरत्ना है इन्होंने अपना डिसेंट दिखाया है। मतलब ये कहीं ना कहीं डाउटफुल है कि भैया ये जो 2 सुप्रीम कोर्ट में जजेस आए हैं, जो आज इनकी स्वॉर्निंग इन सेरेमनी होगी, ओथ सेरेमनी होगी, तो उनका कहना है कि भाई साहब ये जो 2 जजेस आए हुए हैं ये किस तरीके से आ गए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उस चीज़ पे एग्री नहीं कर रही है। इसके ऊपर और भी आर्टिकल्स आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा, बट अगेन ये इनका खुद का डिसेंट है। मैं पॉइंट अब बात करूंगा यहाँ पे कलीजियन सिस्टम क्या है। कलीजियन सिस्टम एक तरीका है जिससे अपॉइंटमेंट ट्रांसफर होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का। कौन कलीजियम सिस्टम में होता है? कलीजियम सिस्टम मतलब एक वो है, बोलते हैं ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो अपॉइंट करता है किसको, एक बोलते हैं ना, एक कमीशन टाइप समझ लो या फिर एक बॉडी समझ लो। बेसिकली इस बॉडी में कौन कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और 4 मोस्ट सीनियर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे वो होंगे। मतलब टोटल 5 लोग रहेंगे और ये बॉडी क्या करेगी? अपॉइंटमेंट करेगी, ट्रांसफर करेगी जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। राइट, अभी कैसे इवॉल्व हुई? करंटली जो 5 लोग दिख रहे हैं आए कैसे? तो 3 जजेस केसेस थे। ठीक है, 1981 में एक केस हुआ था जहाँ पे लोग पहुंचे थे, उन्होंने कहा था भैया कैसे जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया ये जो जजेस का अपॉइंटमेंट है ये एग्जीक्यूटिव करेगा, मतलब ये कोर्ट के हाथ में ज़्यादा नहीं है। लेकिन 1993 में क्या हुआ? 1993 में कहा गया कि ऐसा नहीं है, ये जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का होता है ये जुडिशरी के हाथ में होगा। और यहीं से कलीजियम सिस्टम की थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई। 98 में फाइनली कहा कि भैया CGI रहेगा और प्लस 4 आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहेंगे, सीनियर जजेस रहेंगे। नहीं तो इसके पहले क्या हो रहा था? प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा था, CGI बस अपना एक रेफरल दे रहा था। लेकिन अब सिचुएशन ये है कि अगर किसी भी सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होना है तो उसमें CGI बैठेगा, 4 मोस्ट सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे और वो अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है? कलीजियम रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को। ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने कहा भैया जो आप रिकमेंडेशन दे रहे हो हम नहीं मानते हैं, और दोबारा से अगर रिजेक्ट करने के बाद गवर्नमेंट के दोबारा से इन लोगों ने कहा कि भैया नहीं हम इसी को चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को अपॉइंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ शो करती है जुडिशियल
डिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को शो करती है, ठीक है, क्योंकि जुडिशरी के पास खुद की पावर है। यहीं पे एक वर्ड आता है एनजैक। तो गवर्नमेंट को इससे काफ़ी दिक्कत होती थी। गवर्नमेंट ने कहा भैया ये तो बहुत फ्री हैंड दे रखा है जुडिशरी को। तो गवर्नमेंट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई और उन्होंने कहा कि भैया अब ये कलीजियम सिस्टम नहीं होगा, अब एक बॉडी बनेगी जिस बॉडी का नाम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। इसमें क्या होगा, सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे, लॉ मिनिस्टर, 2 एमिनेंट पर्सन होंगे और ये रिकमेंड करेंगे कि कौन सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जजेस बनेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में 4th जज केस में इसको कंप्लीटली स्ट्रक डाउन कर दिया था, ये कह के कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खतरे पे है, ये वॉयलेट करता है किस चीज़ को, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये चीज़ शो करती है कि जुडिशरी बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना अपनी इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना चाहती है। ये चीज़ सही भी है कि इसमें किसी भी तरीके से एग्जीक्यूटिव का या लेजिस्लेचर का कोई से ना हो। करंट इशू यही है कि भैया इसको कहा जाता है कलीजियम सिस्टम, ये कहा जाता है भैया बैकडोर पे सारा काम हो रहा है, किसी को दिखता नहीं है, ट्रांसपेरेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। चलो अब 2019 में क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड आया था। The 44th Amendment of Indian Constitution introduced an article place the election of Prime Minister beyond judicial review। ठीक है, तो अगर आप इसको देखोगे तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि 44th अमेंडमेंट अगर आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो इमरजेंसी में चीज़ें की गई थी उसको सही करने के लिए बेसिकली लाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ गलत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या आता है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन 99th अमेंडमेंट एज बीइंग वॉयलेटिव टू इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वही सेम चीज़ तो मैंने आपको बताई यहाँ पे कि जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया 2015 में, तो बी इज द राइट वन, ठीक है। अब जो अभी 2 दिन पहले आपका क्वेश्चन आया 25 में कि डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कलीजियन सिस्टम, क्रिटिकली एग्जामिन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ यूएसए। तो पहला तो आपको देखो क्वेश्चन के पार्ट को डिवाइड करिए, जीएस पेपर 2 2025 का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो इवोल्यूशन डिस्कस करना होगा पहला पार्ट, दूसरा आपको एग्जामिन करना होगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और उसी चीज़ जो आप कंपैरिजन करोगे एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखोगे उसको आप कंपेयर करोगे यूएसए के अपॉइंटमेंट से। ये क्वेश्चन बेसिक पूछा गया। तो पहले आप इसको इंट्रोड्यूस करिए, इंट्रोड्यूस में आप कलीजियन सिस्टम बताइए क्या करता है कैसे करता है, फिर आप रिसेंटली बीवी जो नागरत्ना है उनके इशू को भी हाईलाइट कर सकते हैं। आप बॉडी में आप इवोल्यूशन लिखो, इवोल्यूशन में 1st, 2nd, 3rd जजेस केस को डालो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको अच्छा खासा एग्जामिनर को लगेगा कि आपके पास नॉलेज है। ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, 250 वर्ड में लिखना था। फिर एडवांटेजेस बताइए, एडवांटेजेस क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मेरिट बेस्ड होता है, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। डिसएडवांटेज क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओपेक प्रोसेस होता है, फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं होती है, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं डेफिसिट होती है इसमें। अगर आप इसको कंपेयर करोगे यूएसए के साथ, तो यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जजेस का नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है जो कि सीनेट कंफर्म करता है। इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता है जो यूएसए में जजेस का रिक्रूटमेंट होता है, लेकिन इंडिया इंडिपेंडेंस पे एम्फसाइज करता है, ठीक है। और जो यूएस प्रायोरिटाइज करता है वो अकाउंटेबिलिटी और लेजिटिमेसी को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है। तो देखिए अगेन आप एक्सपेक्ट करिए कि अभी 2 दिन पहले आया है तो आप पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंटली तो कहीं ना कहीं आपको आइडिया लगे कैसे पढ़ना है। एक्चुअल में मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि आपको डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग के लिए मैं कुछ करूँ, जिससे आप डेली आंसर लिखो, उसको मैं रिव्यू करने पे आपको एक आइडिया लग सके कैसे रिव्यू होता है, ठीक है। चलो फिर कंक्लूजन में आप आसानी से जो कुछ भी आपने बॉडी में जो कुछ भी आपने इंट्रो में लिखा है उस सबको एक बोलते हैं ना इंक्लूड कर दो। जब भी क्रिटिकली एग्जामिन हो तो कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव भी लेके आना है, नेगेटिव भी लेके आना है और फिर कंक्लूड कर देना है ऑप्टिमिस्टिक तरीके से। प्लस लाओ माइनस लाओ और फिर प्लस के तरीके से उसे दिखा दो होप दे करके। वही सेम चीज़ है, कलीजियन सिस्टम सेफगार्ड करता है इंडिपेंडेंस, लेकिन साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी गैप भी है, ठीक है। नागरत्ना का जो अभी उन्होंने हाईलाइट किया वो चीज़ दिखाता है कि भैया ज़रूरत है ट्रांसपेरेंसी की और हायर थ्रेशोल्ड की, मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जिससे लोगों का फेथ बना रहे जुडिशरी में, राइट। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज आर्टिकल। आई होप आपको अच्छी खासी मदद मिली होगी इस चीज़ से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।